नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। न्यूक्लियर फिजिक्स अपना रनिंग में है, पढ़ रहे हैं अपन, अभी शुरू ही किया है। एक लेक्चर आपको दिया है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ा लंबा है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज इसकी है, तो अपन डिवाइडेशन में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि नाभिक होता उसका आकार कैसा है। ठीक है, आकार के साथ वहाँ पे अपन ने एक पॉइंट और डिस्कशन किया था कि उस पर आवेश की वैल्यू कितनी रहती है। ठीक है ना, शायद घनत्व के बारे में डिस्कशन किया था कि जो नाभिक का आकार है मीन्स साइज कितनी है, और साइज के अलावा डेंसिटी अपन ने वहाँ पे देखी थी। प्रीवियस जो लेक्चर हुआ है इसमें 2 पॉइंट अपने कंप्लीट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग करवाएंगे अपन, आगे वाला पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है। उससे पहले जो भी मैटर अपन पढ़ रहे हैं वो मैटर लेक्चर के आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको नोट्स डाले हुए लिंक मिलेगा। उस लिंक पर विजिट करते ही आपको वो लिंक वहाँ पहुँचा देगा जहाँ अपने नोट्स डाले हुए हैं। आप वहाँ से नोट्स लीजिएगा और क्लासेज अटेंड कीजिएगा। अरे मज़े से पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जब आप कर रहे हो तो उसमें आप ऐसे सीरियस होके कर रहे हो कि मेरे को पढ़ना है, डिप्रेशन का आप शिकार हो रहे हो कि नहीं पढ़े तो क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, पूरे दिन में 5 या 6 घंटे पढ़ लो। आपको बताएं, जैसे आपने सुना होगा कि मैं 10 घंटे 15 घंटे पढ़ता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि 10 घंटे तक तो लोग पढ़ सकते हैं। उसमें से भी अपना जो माइंड होता है वो प्रॉपर 7 ओवर ही स्टडी में काम कर सकते हैं, इतना ही कैपेसिटी होता है। हाँ, रीडिंग लगा सकते हो आप 10 घंटे तक, 12 घंटे तक, लेकिन अपने जो याद होने का प्रोसीजर है वो शायद 7 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। माइंड को पूरा फोकस करके 7 घंटे से ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते। रीडिंग आप भले 20 घंटे तक लगा सकते हो, क्योंकि जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो बहुत पढ़ा हुआ आपका रहता है, तो रीडिंग आप इजीली लगा लेते हो। तो मजे से पढ़िएगा, एकदम ऐसे फ्रैंक होके कि मेरे को कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है यार ये याद कैसे होगा, इतना सब्जेक्ट, इतने सब्जेक्ट है, इतना मैटर है, ऐसा आपको नहीं सोचना। आराम से आप पढ़िएगा, क्लासेज आप अटेंड कीजिएगा, जो बातें बताई जा रही है वो आप सीखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हाँ, कभी मिस हो जाता है, जल्दी में जब आपको बताते हैं तो कहाँ कोई डिजिट मिस हो जाता है, तो उस डिजिट को भी आप अदर वे में मत लीजिएगा। चलिए अपन बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है। ठीक है, और जो भी प्रोसीजर था, इंडक्शन था, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। आप में से कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर नोट्स नहीं है, तो आपके लिए हैंड राइटिंग के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, आप आराम से लीजिए। हाँ, बना भी सकते हो, लेकिन लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, थ्योरी ज़्यादा चलेगी, थ्योरी ज़्यादा यहाँ स्क्रीन पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यही पर्पज है कि आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का पूरा प्रयास रखिएगा, क्लास अटेंड कीजिएगा, कुछ सीखिएगा और एग्जाम को फाड़ दीजिएगा, अच्छे नंबर ले आइएगा। ठीक है, चलिए आज फिर अपन वही पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कौन सी जी? 2 मैंने बता दी प्रीवियस लेक्चर में। यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, थर्ड प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, नाभिक का आवेश, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब सुनिएगा, यहां एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा और पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरी की मदद से आप पता रखोगे, स्टेप बाय स्टेप आप हैंड नहीं कर सकते हो। चार्ज के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। उनका नाम था होफस्टेडर। ठीक है, होफस्टेडर ने होफस्टेडर प्रयोग किया था, और उस प्रयोग के द्वारा यह पता लगाया था कि जो न्यूक्लियस अपने पास प्रेजेंट रहता है, जैसे साइज के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस की साइज के अकॉर्डिंग उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब देखिए, मैं चार्ज बोल रहा हूं और यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन्स आपके माइंड में क्या आना चाहिए, और रो आना चाहिए। ठीक है ना, इतना तो आपने पढ़ा है छोटी क्लासेज में, शायद 12th में आपने पढ़ा है कि रो क्या होता है, आयतन, आवेश, घनत्व है। ठीक है ना, वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होफस्टेडर ने यह बताया
कि जैसे जैसे अपन साइज के अकॉर्डिंग उसके चार्ज की बात करें तो वो चार्ज कुछ चेंजमेंट रहता है, ठीक है। और उस चार्ज की वैल्यू एक फॉर्मूले के द्वारा डिफाइन कर दी गई कि ये फॉर्मूला न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा उसकी डेंसिटी को अपने को बताएगा। मीन्स यदि वहां चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी भी होगी, ठीक है। उस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट था वो होपस्टेडर था। अब सुनिए, इस पॉइंट में हम आपको होपस्टेडर एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहे, इतना बता रहे हैं कि चार्ज के बारे में किसने बताया था, होपस्टेडर ने बताया था। किसी अलग लेक्चर में हम आपको एक साथ पूरा होपस्टेडर एक्सपेरिमेंट देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बताया क्या था वो मैं बताता हूं। अब नॉर्मल आप कह सकते हो कि नाभिक जो होता है उस पर आवेश प्लस जेड होता है, ठीक है। ये तो अपन ने पीछे भी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में भी, लेकिन इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था, छोटा सा पॉइंट है। और डिस्ट्रीब्यूशन होपस्टेडर ने और एक फॉर्मूला अपने लिए बना दिया था, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा भैया। और जैसा कि हम कह रहे हैं अलग लेक्चर में आपको कंप्लीट होपस्टेडर एक्सपेरिमेंट हम देंगे, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला क्या था, रो आर इक्वल टू रो नोट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल स्मॉल r माइनस कैपिटल आर नोट डिवाइडेड बाई। अब बात यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे भी कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, और उस फॉर्मूले में जो कैरेक्टर है वो आपको पता नहीं है। फिजिक्स का सबसे अहम रोल ये होता है कि कोई भी फॉर्मूला लिख दे, जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर रो नोट आ रहा है, आर आ रहा है, आर नोट ए, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो सुनिए, यहाँ पर ये जो रो नोट है, ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्र पर, मीन्स नाभिक के केंद्र पर आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एट सेंटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास पैरामीटर क्या आ रहा है, आर नोट। इसको बोलते हैं कि वह दूरी जहां, मीन्स वह दूरी जहां रो आर का मान, ठीक है, इस रो आर का मान केंद्र पर रो नोट का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मीन्स वह दूरी जहां पर रो आर का मान रो नोट का आधा हो जाता है, ठीक है जी। और कैरेक्टर अपने पास क्या रह गया, स्मॉल ए रह गया। स्मॉल ए क्या है इसके बारे में सुन लीजिए। जो न्यूक्लियस अपने पास प्रेजेंट है, मीन्स इस प्रकार से अपन जो न्यूक्लियस बना रहे हैं कि ये नाभिक है अपने पास, तो नाभिक की सतह की मोटाई है, सुनिए, इस नाभिक की जो ये सतह बनी हुई है, इस सतह की मोटाई। अब खास बात क्या है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है जी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपके और बुक के बीच सामंजस्य बैठा सकता हूं। होपस्टेडर के जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक लर्निंग वे, टीचर क्या होता है, आपको लर्निंग करवा सकता है, टीचर खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करता। टीचर्स बुक, जैसे मैं हम बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें से कुछ सीखते हैं और आपको सिखाते हैं। तो बुक और आपके बीच हम तो इंटरमीडिएट्स हैं, तो जो इनके स्टेटमेंट थे वो स्टेटमेंट अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें मैं भी कुछ चेंज नहीं कर सकता, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि माइनस की जगह मैं प्लस कर दूं, नहीं, जो लिखा है होपस्टेडर के अकॉर्डिंग वही अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको, एक क्या है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इस पर इसकी कोई सतह है और सतह की मोटाई है। इस मोटाई का कैरेक्टर क्या होता है कि इस मोटाई पर जो रो का मान होता है, जो अपन रो नोट बता रहे हैं ना, केंद्र पर आवेश वितरण, इस रो नोट का मान 90% कम हो जाता है। ये इन्होंने देखा था। मीन्स अब मैं लिख देता हूं, एक क्या है, नाभिक के सतह की मोटाई, नाभिक की सतह की मोटाई जहां रो नोट का मान
रो नोट मीन्स केंद्र वाला है। रो नोट का मान 90% कम हो जाता है। थोड़ा थ्योरी आया तो मैं थ्योरी लिख देता हूं, क्योंकि ऐसे राम आम खाता सीता गाना गाती वाला सिस्टम हो जाए। तो नाभिक के आवेश के बारे में अपन इतना ही पढ़ेंगे। होता जेडी है, नाभिक में आवेश है, उसके वितरण को किसने बता दिया? होपस्टेडर ने एक फॉर्मूला दे दिया था, दिस इज राइट हियर एंड देयर ईच कैरेक्टर विल बी डिफाइंड एज रो नोट इज चार्ज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेंटर एंड आर नोट द लेंथ ऑफ means the length of nucleus where the rho r is 1/2 of rho naught। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है? E मीन्स वो मोटाई है सतह की जहां रो नोट का मान 90% क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। तीनों स्टेटमेंट है जी, पता आपको रखना है। तो ये नाभिक की प्रॉपर्टीज ही है कि आवेश वितरण कैसा होता है। तो होपस्टेडर के अकॉर्डिंग ये वाला अपन ने डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं, 3 प्रॉपर्टीज अपनी होगी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बताया है आपको कोणीय संवेग, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कोणीय संवेग क्या है, उसके बारे में अपन अच्छे से रीड अब करने वाले हैं। ठीक है, समटाइम्स वेट। नेक्स्ट 4th पॉइंट, नाभिक का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। समझिएगा जी आराम से। फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक, यदि क्लास लंबी नहीं हुई तो चुंबकीय आघूर्ण भी नाभिक का पढ़ेंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रहे। यहाँ अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में भी इसका डिस्कशन कर रहे हैं, आपके क्वांटम फिजिक्स में भी ये दोनों टॉपिक चलते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में थोड़ा कम छोटा मान के अपन चलते हैं, कम सॉल्यूशन करते हैं, फॉर्मूलाज का स्टडी करते हैं, और जो क्वांटम फिजिक्स होता है वहाँ पूरा डिराइव करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा। परमाणु की बात करें तो इस प्रकार से परमाणु की आकृति होती है, मीन्स उसको ड्रॉ किया जाता है। सर्कुलेटरी मोशन करते रहते हैं, मीन्स बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये प्लस जेड। तो यहाँ क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर गति कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, कर ली। तो जब अपन बोलेंगे कि किसी एक स्थिति के सापेक्ष चारों तरफ गति हो रही होगी, उसको अपन कक्षीय गति बोलेंगे। सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की गति इस न्यूक्लियस के चारों ओर हो रही है, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ सर्कुलेटरी मोशन में। जब इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर गति करेगा तो उस गति को अपन कक्षीय गति बोलेंगे। ऑर्बिटरी मोशन, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर गति कर रहा है, चारों ओर तो करेगा लेकिन साथ साथ अपनी अक्ष के ऊपर भी ये रोटेट होता रहेगा। मीन्स जिस अक्ष पर इसकी पोजीशन है, इस अक्ष के ऊपर ये रोटेट करता रहेगा। मीन्स ये अपनी स्थिति के ऊपर भी घूमता रहेगा। जब ये अपनी स्थिति पे घूमेगा तो उस गति को बोला जाता है प्रचक्रण गति, स्पिन मोशन। अच्छा जी, अब आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द ऑर्बिटरी एंड स्पिन मोशन, तो आप क्या कहोगे? जब इलेक्ट्रॉन, सुन लो, जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की होने वाली गति कक्षीय गति कहलाती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही स्थिति के सापेक्ष चक्रण करता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही स्थिति के चारों ओर चक्रण करता है तब उसकी होने वाली गति कौन सी होती है जी?
प्रचक्रण गति होती है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कक्षीय गति जो होती है उसको आप L से डिनोट करते हो, समझ लेना बात को ध्यान से। और जो प्रचक्रण गति होती है उसको आप S से डिनोट करते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वहां टोटल कितना है, तो ध्यान रखिएगा जब आपके पास कक्षीय गति हो, आपके पास प्रचक्रण गति हो, ठीक है, तो दोनों का जो टोटल इक्विवेलेंट वैल्यू होता है वो जैसे डिफाइन किया जाता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को किससे डिनोट करेंगे अपन, जैसे। कोणीय संवेग के लिए जो गति होगी वो गति इन दोनों गति की मदद से होगी। मीन्स जब भी कोणीय संवेग की बात आएगी तो अपन कहेंगे वहां पे कक्षीय गति भी हो रही होती है और प्रचक्रण गति भी हो रही होती है। तो अब ये बताइए इस J की वैल्यू कितनी होती है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कैसे कि जो आपके पास L निकल रहा है वो, और इनको लाइक एज वेक्टर लिया जाता है, ठीक है। L और S का जो टोटल सम होता है उसी को आप क्या बोलते हो, कोणीय संवेग। तो नाभिक का कोणीय संवेग समझ आ गया होगा कि जब इस प्रकार का मोशन होता है तो इन दोनों वैल्यूज का एडिशन होता है, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कोणीय संवेग से। मीन्स कोणीय संवेग क्या हो जाएगा कि रेखीय गति के कारण पैदा होने वाला संवेग, ठीक है। देखिए क्या होगा कि यहाँ इसका मास है और मास के साथ वेलोसिटी है, तो आप जानते हो P बराबर mv। ऐसे आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि वेलोसिटी अपने पास है, मास अपने पास है, तो दोनों की मदद से अपन मोमेंटम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम संवेग ही होता है, अदर लैंग्वेज। तो जैसे ही अपने पास मोशन होगा तो मोमेंटम अपने को मिल जाएगा। जब ऑर्बिटरी मोशन होगा तो ऑर्बिटरी के लिए अपन L से डिनोट कर देंगे, और जब स्पिन मोशन होगा तो S से। तो टोटल जब अपने को निकालना होगा कोणीय संवेग तो एडिशन ऑफ L एंड S। अब खास बात क्या होती है कि यहां पर जो लिखा गया है L, उसके बाद S, उसके बाद J, इन तीनों की एक क्वांटम वैल्यू होती है, ठीक है। दो का डिस्कशन कर लें। L और S की क्वांटम वैल्यू होती है, वो भी आपको पता रखना है। फॉर्मूला होगा जी L के लिए, यदि कंप्लीट आपको वैल्यू निकालनी होती है किसी भी डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन फिक्स कर दी जाती है तो वैल्यू कुछ अलग होती है। जब डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है तो वैल्यू जो अपन अब स्टडी करेंगे वो होगी, ठीक है। पूरा बताया जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। L की वैल्यू होगी रूट L प्लस 1, साथ में क्या हो गया H क्रॉस, इसको क्या बोलोगे H क्रॉस, ठीक है। और H क्रॉस की जो वैल्यू होती है वो H अपॉन 2 प्लांक जो कांस्टेंट है उसमें 2 का डिवाइडेशन होता है। उसी प्रकार आप लिख सकते हो कि S क्या होता है रूट S प्लस 1, साथ में क्या आ जाएगा जी H क्रॉस। अब सुनिए मैंने यहां से J क्यों हटाया, J की वैल्यू जब आप निकालते हो तो J भी होता यही है रूट J प्लस 1 इंटू H। लेकिन जब J के बारे में आगे स्टडी की गई तब यहां एक साइंटिस्ट आ गए थे जिसको अपन लांदे बोलेंगे। लांदे ने इस फैक्टर में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, और करेक्शन करने के बाद J इक्वल, सुनिएगा बहुत मजेदार कंसेप्ट है, J इक्वल रूट J प्लस 1 H क्रॉस। ये वैल्यू तो थी, साथ में एक फैक्टर से मल्टीपल कर दिया जिसको क्या बोल दिया GJ, मीन्स GJ, ठीक है। यहां पर ये जो GJ निकला है इसी को क्या बोलेंगे लांदे फैक्टर। समझ गए बात को। अब खास बात क्या है, अपने पास जो दो वैल्यूज निकल के आ रही है, एक कक्षीय गति अपन बोल रहे हैं, दूसरा परचक्रण गति। जब ऑर्बिटरी मोशन होता है, इसको कई ऑर्बिट्रेरी मोशन भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपके पास L वाला मोशन होता है, सुनिएगा, तब लांदे फैक्टर GJ की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जब आपके पास स्पिन मोशन होता है तो लांदे फैक्टर GJ की वैल्यू 2 होती है,
ठीक है। तो अपने को क्या पढ़ना था, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या है, जे किस किस के इक्विवेलेंट है, जे एल प्लस एस। अपना काम इतना ही था, लेकिन अपने थोड़ा और पढ़ा कि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो जे लिखा गया है, टोटल जो जे निकालते हैं, आपको मैंने क्या बता दिया, एल प्लस एस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है वो भी आप देखिए थोड़ा सा, कि जे की वैल्यू इतना ही नहीं, एल प्लस एस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन इतना काम में लेते हैं कि टोटल कर दो अपना काम होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, परमाणु फिजिक्स के आधार पे इसका थोड़ा सा करेक्शन किस प्रकार से होगा वो भी आप देखिएगा। टोटल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अपन कह रहे हैं कि J की वैल्यू L प्लस एस होती है, लेकिन L प्लस एस नहीं, J की वैल्यू L प्लस एस से शुरू होकर L माइनस एस तक होती है, समझ गए। मीन्स इन स्टेप्स ऑफ, यहां जो स्टेप आएगा उससे एक कम ये स्टेप, एक कम ये स्टेप, फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, L माइनस एस मिलेगा, ठीक है। अब आपसे जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम दे दें कि L की वैल्यू 1 आपको दी गई है, स्पिन S की जो वैल्यू है वो 1/2 आपको दी गई है, तो आप हमें बताइए कि J की वैल्यू क्या है। तो रखो यहां, आप तो यहां रखो J इक्वल L क्या है 1 प्लस क्या है 1/2, कितना हो गया, J इक्वल टू 2 और 1 3/2। मीन्स आपके पास कोणीय संवेग J की वैल्यू क्या आ चुकी, 3/2। छोटा क्वेश्चन भी हम करवा रहे हैं ताकि अच्छा आप समझ सको। J की वैल्यू कितनी आ गई जी, 3/2 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिएगा, अब मैं इसके बेसिस पे बता रहा हूं। तो जब ऐड करेंगे तो वैल्यू यही आनी है, माइनस करो, मीन्स J इक्वल 1 माइनस क्या हो गया 1/2, रिजल्ट क्या आया 1/2। देखिएगा जब आपको L इक्वल टू 1 और S इक्वल टू 2 दिया गया होता है तो ये दोनों वैल्यू आपको डिफाइन करनी रहती है, कि मैं एडिशन करूंगा तो मेरे पास ये वाला मान है और जोड़ूंगा तो नहीं, घटाऊंगा तो मेरे पास ये वाला मान हो जाता है कभी। चलिए गलत वे में कभी नहीं लेते, अच्छे बच्चे कभी ऐसी गलती ना करते, कर भी देते हो तो ले सकते हो आप, मजे भी ले सकते हो, ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है। J इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो क्या मिल गया 1। मैंने एक वर्ड बोला था इन स्टेप्स ऑफ 1, जैसे ही आपके पास ये वाला टर्म आया 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करो, 1.5 में से 1 गया आधा, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो 2 मेथड है, तो मैंने आपको सिखाया कि कोणीय संवेग कैसे अपन निकालते, ठीक है। फॉलो किया आपने इतना, और एक छोटा सा क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कशन किया ताकि आपकी दिक्कत, ये पूरा का पूरा किसके लिए पढ़ा है हमने, न्यूक्लियस के लिए पढ़ा है, क्योंकि नाभिक हमारे पास इस प्रकार से होता है और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के रेस्पेक्ट में घूम रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन खुद अपनी पोजीशन पर भी रोटेट हो रहा होता है। दिस इज द 4th प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। बढ़ते हैं आगे, अब अपन चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिएगा, वो भी कंप्लीट करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट, नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी, ठीक है ना। चलिए नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। अभी सिलेबस की बिगिनिंग है, धीरे धीरे इसको जंप करवा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, थोड़े डेरिवेशन आएंगे और बहुत मज़े से अपन इसको भी कंप्लीट करें। लेकिन थ्योरी ज़्यादा है, समझने का पूरा प्रयास आप करोगे, क्योंकि डेरिवेशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लेते हो।
आपको बताऊं मैं कि अपना जो थ्योरेटिकल डेरिवेशन होता है वो सबसे हार्ड डेरिवेशन होता है। थ्योरी की मदद से जब अपन डेरिवेशन करते हैं, और इस बुक का सबसे बड़ा लफड़ा यही है कि ज़्यादा थ्योरेटिकल डेरिवेशन यहाँ पे है, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल के लिए आपको पहले थ्योरी समझना पड़ेगा और उस थ्योरी के बेसिस पे ही अपने को डेरिवेशन करना पड़ेगा। अब अपन क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि नाभिक है उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, कैसे उसकी वैल्यू निकालें। ध्यान रहे पहली बात, चुंबकीय आघूर्ण को अपन म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता रखना पड़ेगा कि म्यू का फॉर्मूला क्या। हाँ, मैंने निकलवा दिया था आपको, फिर से नहीं निकलवाऊंगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में लेक्चर सेकंड है आपके पास, यूनिट नंबर 5 में, वहां कक्षीय और परचक्रण गति के बारे में कंप्लीटली पूरा फॉर्मूला जो अपन लिखेंगे वो बताया हुआ है। आपने पढ़ा है तो फिर से अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। सीधा वो फॉर्मूला काम में लेंगे तो वहां से नाभिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे। फॉर्मूला क्या था, E/2m आपको करना होता है। ओके डियर, ओनली E/2m करना है। अब कैसे करना है वो हम अभी आपको सिखाएंगे। पहले हम ये बताएंगे कि नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, कैसे नाभिक में चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण के नाम से ही आपको प्रतीत हो गया होगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होना है, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ पे पैदा होगा ही। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे, ठीक है, कैसे डायग्राम से थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है और न्यूक्लियस के चारों ओर यदि ये घूमेंगे तो घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो वहां क्या पैदा हो जाएगी, करंट पैदा हो जाएगी, ठीक है। करंट क्यों बहती है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग होता है तभी तो करंट पैदा होती है वहां पे, ठीक है। मीन्स जैसे ही इसमें करंट पैदा होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन जब वर्तीय पथ पर घूर्णन करता है तो धारा उत्पन्न हो जाती है, और उस धारा की मदद से ही क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, ठीक है। समझे आप, यहां तक बढ़ते हैं आगे कि इसकी वैल्यूज किस प्रकार से डिफाइन की जाती है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, चुंबकीय आघूर्ण की भी आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो चुंबकीय आघूर्ण के बारे में आप बोल सकते हो चुंबकीय क्षेत्र का घूर्णन बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण। मीन्स यहां जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उसका घूर्णन बिंदु के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, चुंबकीय आघूर्ण। इतना याद रखिएगा ना, एक पॉइंट है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको घूमना है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमोगे तो यहाँ कोई आघूर्ण पैदा हो जाएगा, मीन्स कोई टाउ पैदा हो जाएगा, इसी को आप क्या बोलोगे, चुंबकीय आघूर्ण बोलोगे, ठीक है। अब बात यह है कि इसके बारे में स्टडी कैसे की जा रही। तो आपको इतना पता है, इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूम रहे हैं, अभी अपन ने पढ़ा है, तो यहाँ एक तो L होना रहता है, दूसरा S होना रहता है। तो यहां पर जब अपन कंप्लीटली सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास एक चुंबकीय आघूर्ण म्यू का फॉर्मूला निकलेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, E/2m इंटू यहां कोई कैरेक्टर रहेगा। समझना बात को, म्यू इक्वल टू E/2m, यहां कोई कैरेक्टर रहेगा। कैरेक्टर का मीन्स क्या है, कैरेक्टर या तो ऑर्बिटरी मोशन के लिए हो सकता है या फिर स्पिन मोशन के लिए हो सकता है। ये फॉर्मूला हमने आपको पूरा प्रूफ करवा दिया है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, सीधा हम यहीं से मूव कर रहे हैं म्यू से। अच्छा जी, अब आप हमें ये बताइए कि कैरेक्टर L आपके पास है, कैरेक्टर S आपके पास है। तो सुनिएगा फर्स्ट, और इसी म्यू को क्या बोल रहे हैं अपन, नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण। देखिएगा, नाभिक में L भी प्रेजेंट है, S भी प्रेजेंट है, तब दोनों का अपन सहयोग लेंगे और इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले अपन L का डिस्कशन करते हैं। तो म्यू L इक्वल E/2m, क्या कहा मैंने, कैरेक्टर। जब L का डिस्कशन करते हो तो कैरेक्टर क्या आएगा, L। समझ गए आप इस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़ो आगे, यदि नेक्स्ट आप इसको यूं लिखो म्यू S, तो क्या होगा, E/2m, कैरेक्टर क्या आ जाएगा, S, ठीक है। यहां लिख सकते हो L ऑर्बिटरी मोशन शो कर रहा है और S स्पिन मोशन शो कर रहा है, ठीक है। थोड़ा आगे हम और बताते हैं, फॉर्मूला यहां याद रखना पड़ेगा और वहां प्रूफ करवा दिया है पूरा, और मैंने आपको इंडिकेशन भी दे दिया है कि कैसे आप प्लेलिस्ट में पढ़ा अपना लेक्चर, वहां पे आप देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हो जाता है कभी, बिना हार्ड की जीप होती है, बोलते बोलते
एनर्जी भी थोड़ी लॉस होती है, तो हो जाता है ऐसा। समझदार स्टूडेंट्स हो, आप समझते हो। इसको मैं इक्वेशन ए मानूं, इसको इक्वेशन बी। अब देखिए इंटरेस्टेड क्या है वो देखिए आप। अपने पास जो एल और एस है ये क्या हो सकता है, एल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एनी डायरेक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहां पे, एल हो चाहे एस हो, ये एनी डायरेक्शन हो। मीन्स एनी डायरेक्शन का मीन्स क्या है, डायरेक्शन डज नॉट शो, डायरेक्शन डज नॉट शो। क्योंकि मैं जब ऐसा लिख देता हूं एनी डायरेक्शन, तो मेरे कई साथी है जो ऑब्जेक्शन कर लेते हैं कि आपने एनी डायरेक्शनल क्यों लिखा, वहां तो डायरेक्शन शो ही नहीं होती। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन डज नॉट शो। एक होता है इसको ओनली जेड डायरेक्शन में आप फिक्स कर दो, चाहे एल हो चाहे एस हो। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे डायरेक्शन जब शो नहीं की गई है तब, ठीक है। सेकंड अपन पढ़ेंगे यदि इसको एक डायरेक्शन जो कौन सी है, जेड डायरेक्शन में यदि फिक्स कर दे तो इनकी वैल्यू क्या हो। अब ध्यान रखिएगा, जो अपन ने अभी पढ़ा था वो है बिना किसी डायरेक्शन के, मीन्स विदाउट डायरेक्शन। एल की जगह एल प्लस 1 और साथ क्या लेोगे, एच क्रॉस। इसी प्रकार एस के साथ रूट एस प्लस 1 और साथ क्या लेोगे, जब आपको डायरेक्शन दे दी जाती है, ठीक है सुनिएगा, डायरेक्शन कौन सी है, जेड, तो इस एल की कौन सी डायरेक्शन के लिए बात हो रही है, जेड डायरेक्शन के लिए बात। तो देखिए इस एल जेड, इसको कैपिटल भी लिख देते हैं भैया कहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। इस एल को जैसे ही जेड में आप फिक्स करते हो तो इसकी आइगेन वैल्यू हो जाती है एम एल इंटू एच क्रॉस, ये पता रखना आपको। एस को जेड में करते ही यहां पर वैल्यू हो जाएगी एम एस एच क्रॉस, समझ गए। बात यह है कि अब इस मैग्नेटिक मोमेंट का मान अपन विदाउट डायरेक्शन में निकालेंगे, मींस ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा कंटेंट होगा, अभी निकालते हैं, देखिएगा। इसको यदि मैं x लेऊं, इसको इक्वेशन y लेऊं, इसको z लेऊं और इसको कोई इक्वेशन k लेऊं। सबसे पहले मैं विदाउट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इक्वेशन x पुट इन ए, इस इक्वेशन में मैं रख देता हूं। तो म्यू एल कोई डायरेक्शन मैंने शो नहीं की, ठीक है। चलो आगे, E अपॉन 2m, इस L की भी कोई डायरेक्शन मैंने शो नहीं की। इसका मीनिंग क्या है, वैल्यू क्या होनी है, रूट एल प्लस 1। अपन म्यू निकाल रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहे हैं नाभिक के लिए, ठीक है। क्लास यदि थोड़ी लंबी हो रही है तो आप थोड़े टाइम बने रहिएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो साथ में क्या है, एच क्रॉस, फिर आगे बढ़ो, एम एल इक्वल टू ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m रूट एल प्लस 1, ठीक है। समझ गए आप इस बात को। अच्छा इधर आ जाओ, इक्वेशन जो आपके पास जेड है उसको आप बी में रख दो, इक्वेशन जेड पुट इन पे, क्या मिलेगा आपको यहां से, म्यू एस इक्वल ई अपॉन 2m, एस की जगह रूट एस प्लस 1 एच क्रॉस। थोड़ा सिंप्लीफाइड करो इसको, तो म्यू एस ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m और रूट एस प्लस 1। मैं दोनों को साथ साथ लेके क्यों चल रहा हूं, क्योंकि कंपेटिटिव स्टडी भी आपके समझ आए कि दोनों में फर्क क्या है। इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं, नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ते हैं। नोट्स में बहुत सिस्टमेटिक आपको बताया गया है। अब अपन ये विदाउट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की बात नहीं हुई। यदि मैं यहां डायरेक्शन की बात करने लगूं, और कौन सी, जेड डायरेक्शन, तो इसी को पहले जेड डायरेक्शन के लिए लिखो, देन फ्रॉम ए। देखिएगा म्यू एल है मेरे पास, डायरेक्शन कौन सी, जेड। आगे चलो, E अपॉन 2m, एल की भी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, जेड। इक्वेशन ए एंड बी साथ ही लिख दो। म्यू है मेरे पास एस, कौन सी डायरेक्शन में, जेड। चलो आगे, E अपॉन 2m, एस भी कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। इसको मैं इक्वेशन सी ले लेता हूं, इसको इक्वेशन डी। देखिए जेड डायरेक्शन की वैल्यू मैंने आपको बताई है, मींस इक्वेशन वाई और के यूज इन इक्वेशन सी एंड डी, ठीक है ना। खुद से करने का पूरा प्रयास कीजिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो आगे, यूजिंग
ये आपके लिए ही गया था, क्योंकि टेक्निकल एरर हो जाए तो लाइव क्लास है, थोड़ा सा ठीक नहीं रहता ना, आप थोड़े परेशान रहते हो, तो इस वजह से चेक करना पड़ता है कि कहाँ कोई एरर तो नहीं चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, गायब तभी होते हैं बीच में। यूजिंग इक्वेशन y, यहाँ तो y कर दो और यहाँ पे k करो, म्यू एल जेड ई अपॉन 2m, एल जेड क्या है, एम एल एच क्रॉस, थोड़ा यूं लिखो, ई एल जेड ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m इंटू एम एल, यहाँ आ जाओ अब, म्यू एस जेड इक्वल ई अपॉन 2m, एस जेड वहां से पटक दो यहाँ, एम एस एच क्रॉस, म्यू एस जेड इक्वल ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m इंटू एम एस। अब देखिए सारी जो स्टेप्स है उनमें आपको एक एक फैक्टर नजर आ, ई एच क्रॉस अपॉन 2m, 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 ये क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण के लिए बोर मैग्नेटोन होता है। तभी मैंने अब तक नहीं बताया, अब मैं बताऊंगा। यहाँ जो चारों इक्वेशंस आपको नजर आ रही है, इनमें ई एच क्रॉस अपॉन 2m होता है, उसको बोर मैग्नेटोन बोलते हैं, जो न्यूट्रॉन के लिए अलग होता है, प्रोटॉन के लिए अलग होता है। सुनिएगा ध्यान से, हेयर ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m को अपन डिनोट करते हैं म्यू बी से, और म्यू बी है क्या, बोहर, ये रफ हो गया, थोड़ा सा स्पीड खा गया अपनी, बोहर मैग्नेटोन, मैग्नेट मीन्स क्या बोल सकते हो, बोर मैग्नेटोन, मैग्नेटोन है। अच्छा जी, तब आप क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को देखिए, म्यू एल जेड क्या हो जाएगा, एम एल इंटू म्यू बी। ओके डियर, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, म्यू एस जेड, सारे की कंपिटेटिव स्टडी मैंने बता दी है, एम एस इंटू म्यू बी। इनके न्यूमेरिकल भी होते हैं, लेकिन अलग क्लास में स्टडी करेंगे जब थ्योरी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, म्यू एल क्या हो गया, रूट एल एल प्लस 1 म्यू बी। ओके, चलो आगे, म्यू एस इक्वल रूट एस एस प्लस 1 ई एच क्रॉस अपॉन 2m की जगह म्यू बी। बस आपको जैसे ही बोर मैग्नेटोन का फैक्टर मिल जाए, आपका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना अपना हुआ। अब बात ये है इस बोर मैग्नेटोन का डिस्कशन, क्योंकि अपन न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए बोर मैग्नेटोन की वैल्यू होती कितनी है, दोनों के लिए अपन पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन है, वैल्यूज पुटअप करेंगे, सीधा आपको याद रखना है। समझ आया होगा अच्छे से, यदि पूरी क्लास मेरे साथ आप अटेंड कर लेते हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है। समय लगता है भैया, समय निकालना पड़ता है। देखिए, छोटा सा फैक्टर जो रह गया उसका भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे मैं एक छोटा सा हेडिंग इसी में लगाता हूं, बोर मैग्नेटोन। दो अलग अलग पढ़ेंगे अपन, नंबर 1 न्यूट्रॉन के लिए पढ़ेंगे और नंबर 2 अपन प्रोटॉन के लिए पढ़ेंगे। देखिएगा, फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं फॉर न्यूट्रॉन, ऐसे छोटा सा लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरफ अपन लिख देते हैं प्रोटॉन। आप पता नहीं एक के लिए पढ़ते हो, शायद न्यूट्रॉन के लिए पढ़ते हो, अपन दोनों के लिए। म्यू बी क्या है, ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2m, फॉर्मूला यही है, लेकिन न्यूट्रॉन के लिए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, यहां आइए, म्यू बी इक्वल ई एच क्रॉस अपॉन 2m होना है, लेकिन प्रोटॉन के लिए है मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा जी, अब जो डेफिनेट वैल्यूज है वो पुटअप आप कर दीजिएगा। न्यूट्रॉन का मास आप जानते हो, प्रोटॉन का मास आप जानते हो। सुन लीजिएगा, जब इनकी वैल्यू रखोगे, h की वैल्यू भी 1.054 इंटू 10⁻34 के समथिंग होती है, और यहाँ न्यूट्रॉन का मास रखोगे तो ये आपको वैल्यू देगा, जो न्यूट्रॉन वाला है वो 9.27 इंटू 10⁻24 जूल पर टेस्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो एग्जाम्स में लगभग दी होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि दिया हुआ नहीं रहता। यदि यहां अपन म्यू बी की बात करें तो 5.05 इंटू 10⁻27 जूल पर टेस्ला होता है। देखिए, मैंने मास नहीं रखा, आप जानते हो
क्योंकि क्लास लंबी ऐसे ही हो चुकी है। तो ध्यान ये रखना है, जब आपको ये कहे न्यूट्रॉन के लिए बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू 9.27 10⁻²4, यदि प्रोटॉन के लिए बोले तो 5.05 × 10⁻27 जूल पर टेस्ला। इसकी वैल्यू कई बार कॉम्पिटिटिव में सीधी भी पूछ ली जाती है, ठीक है, तभी ये पेपर में देना पसंद नहीं करते। जो कैरेक्टर होते हैं जैसे कि ये कांस्टेंट H क्रॉस है, इस प्रकार की वैल्यू तो आपको पेपर में दी हुई मिल जाती है, ठीक है। पांचवा कैरेक्टर भी अपने डिस्कशन कर लिया कि नाभिक के लिए चुंबकीय आघूर्ण। ये जो म्यू आपको नजर आ रहा है वो पूरा क्या है, नाभिक के लिए चुंबकीय आघूर्ण। नाभिक में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के साथ क्या, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू भी मींस बोर मैग्नेट्रॉन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है लास्ट तक मेरे साथ आप जुड़े रहे। यदि क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो इससे भी शानदार क्लास आप तक लाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।